अब बच्चों हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट की। ये मैंने कुछ एप्लीकेशन आप लोगों के लिए लिख दी हैं बोर्ड पे कि जिस इन्फॉर्मेशंस हैं वो मैं की पॉइंट्स लिख दूँगा, जो की लाइंस एमसीक्यूज बन सकती हैं। बस आप लोगों ने जिस इन बातों को मेमोराइज़ कर लेना है, इसलिए हम इसको जल्दी से रिवाइज़ करेंगे। तो पहली एप्लीकेशन है डॉपलर इफेक्ट की रेडार, और दूसरी है सोनार। जो फर्स्ट आपका एमसीक्यू आ सकता है वो ये आ सकता है रेडार स्टैंड फॉर। तो आप लोगों ने याद रखना है रेडार स्टैंड फॉर रेडियो एम्पलीफिकेशन, डिटेक्शन एंड रेंजिंग। एक तो ये याद रखना है कि रेडार स्टैंड फॉर रेडियो एम्पलीफिकेशन, डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इस तरह पूछ सकता है सोनार स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो होगा वो आपका सोनार है, और रेडियो एम्पलीफिकेशन, डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो है वो रेडार है। दूसरा इसका एमसीक्यू ये आता है कि रेडार में कौन सी वेव यूज़ होती हैं। तो याद रखना है रेडार में वैसे तो वर्ड रेडियो वेव यूज़ होता है, लेकिन अगर हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड लिखा वो आ जाए तो आप इसको प्रेफर करेंगे कि रेडार के अंदर हम हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव यूज़ करते हैं। या अगर हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव वर्ड नहीं लिखा हुआ, मैकेनिकल वेव्स या इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, तो फिर आप रिप्लेसमेंट में वर्ड क्या चूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी चूज़ कर सकते हैं। अगर हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव ऑप्शन में ना हो, साउंड वगैरह लिखा हो, तो फिर आप ऑप्शन में क्या चूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि रेडियो वेव्स जो हैं वो एक टाइप होती हैं किन वेव्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की टाइप्स हैं। इसी तरह अगर हम इसके अंदर बात करें ना, सोनार के अंदर कौन सी वेव यूज़ होंगी, तो इसमें अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ होंगी। अल्ट्रासोनिक वेव जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, और ये बेसिकली अल्ट्रासोनिक किसकी टाइप में आती हैं, साउंड की ही टाइप्स में आती हैं। तो ये जो नीचे मैंने लिखे हैं ये बच्चे रिप्लेसमेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, तो उसमें अल्ट्रासोनिक यूज़ हो रही हैं, इसमें हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव यूज़ हो रही हैं। दोनों का प्रिंसिपल सेम है। इसका प्रिंसिपल भी डॉपलर इफेक्ट, सोनार का प्रिंसिपल जो है वो भी कौन सा है, डॉपलर इफेक्ट ही है। रेडार का काम होता है डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी एरोप्लेन वगैरह को इन एयर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स को एयर में डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब सबको पता है मिलिट्री वगैरह वाले जो है वो किसी भी एरोप्लेन या जेट प्लेन को डिटेक्ट करने के लिए रेडार यूज़ करते हैं। जो सोनार है उसके डिफरेंट यूज़ मैंने लिखे हैं। एक इसका मिलिट्री यूज़ है। मिलिट्री यूज़ को आप इस तरह समझ सकते हैं जिस तरह ओशन के अंदर कोई दूसरी किसी कंट्री की कोई अबदोज़ वगैरह आ गई है जो विद इन द वाटर सरफेस मूव कर रही है, जो सरफेस पे आपको नज़र नहीं आ रही, तो हम सोनार को यूज़ करके उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, उनकी मिलिट्री की अगर मूवमेंट हो रही है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा इसका एक और यूज़ लिखा है मैंने, माइन हंटिंग। माइन हंटिंग का मतलब ये होता है कि ओशन के अंदर बहुत सारे ऑयल के या गैस के रिजर्वायर्स होते हैं, उनकी सर्च करना जो है वो क्या होता है, माइन हंटिंग होता है। या इसका एक यूज़ ये भी होता है, विद द हेल्प ऑफ सोनार वी कैन फाइंड द डेप्थ ऑफ द ओशन। इसका मतलब ये कि इसका तल्लक एयर वगैरह के साथ है, और इसका तल्लक किसके साथ है, ओशन के साथ है। और हम यहाँ पर अगर आपसे मैं पूछूं कि हम सोनार के अंदर हम लोगों ने रेडियो वेव्स को क्यों नहीं यूज़ किया, तो रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अगर आप इनको सोनार के अंदर यूज़ करेंगे तो सोनार ने सारी जो चीज़ें डिटेक्ट करनी हैं वो वाटर में डिटेक्ट करनी है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाटर में ईज़िली एब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाटर में ईज़िली एब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं, इसलिए हम इनको सोनार के अंदर यूज़ नहीं करते। ये पॉइंट माइंड में रखना है। थोड़ी सी इनकी वर्किंग पे बात करते हैं। देखिए, सपोज़ करें मैं रेडार आपको समझाता हूँ। रेडार में एक ट्रांसमीटर लगा होता है जो वेव्स को जनरेट करता है, और एक रिसीवर है जो वेव को रिसीव करता है। अब यूँ समझें कि इस ट्रांसमीटर ने वेव्स को जनरेट किया, वेव्स ने जाकर उस ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक किया, और ये वेव्स वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर के पास आ गई। ये आपका इंसिडेंट वेव है, और ये आपके पास कौन सी वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव है। ठीक है ना, या इस इंसिडेंट वेव की फ्रीक्वेंसी f(i) कर लेते हैं, और रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रीक्वेंसी f(r) है। तो असल में होता ये कि जब कोई ऑब्जेक्ट रास्ते में आता है तो वहाँ से वेव्स जब क्या होकर आती हैं, रिफ्लेक्ट बैक होकर आएंगी, तो इन वेव्स की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आता है उसको देखकर हम गेस कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो आइदर जो है रेडार के टुवर्ड मूव कर रहा है, या रेडार से किधर मूव कर रहा है, अवे मूव कर रहा है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि ट्रांसमीटर से वेव्स ट्रांसमिट होती हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उससे स्ट्राइक होकर जब रिफ्लेक्टेड वेव्स होंगी ना, ये जो वापस आ रही हैं, ये रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं। रिफ्लेक्टेड वेव्स को कौन रिसीव करेगा, रिसीवर रिसीव करेगा, और उससे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में जो चेंज आई होगी स्ट्राइक करने के बाद,
उससे वो गेस करेंगे कि इधर उसकी टवर्ड मोशन हो रही है या उसकी अवे मोशन हो रही है। यही सेम का सोनार में भी हो रहा होता है। सोनार में सिर्फ फ़र्क ये है कि जो ऑब्जेक्ट जिसको डिटेक्ट करना होता है वो आपका विद इन द वाटर सरफेस होता है। तो इसमें भी क्या होता है, ट्रांसमीटर से वेव जनरेट होती हैं, वो जाकर ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होंगी और वहाँ से जो रिफ्लेक्टेड वेव जो है जब रिसीवर को रिसीव होगी तो इस रिफ्लेक्टेड वेव्स के पैरामीटर चेक करके इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में जितनी चेंज आती है उस चेंज को ऑब्जर्व करके वो गेस करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितना दूर है, उसकी कितनी डेप्थ पर है, इधर उसकी टवर्ड मोशन हो रही है या उसकी अवे मोशन हो रही है। ये बच्चों सोनार के लिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ऊपर एक लिखी है, ये बुक की लाइन है, आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए याद रखनी है। ये बात तो वैसे हम कर चुके हैं लेकिन ये लाइन अपने पास नोट कर लें कि सोनार डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर बाय एक्यूस्टिकल इको। एक्यूस्टिकल मीन साउंड की इको। इको क्या कहते हैं, साउंड की रिफ्लेक्शन को कहते हैं ना। तो ये रडार क्या कर रहा है, सॉरी सोनार क्या कर रहा है कि आपकी साउंड वेव्स जा रही हैं और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं और साउंड वेव की जो रिफ्लेक्शन होती है उसी को हम किसका नाम देते हैं, इको का नाम भी देते हैं। तो अगर आपकी ये लाइन एमसीक्यू में आ जाए तो ये लाइन आप लोगों ने माइंड में रखनी है। कुछ और एप्लीकेशन मैंने बच्चे बोर्ड पे लिखी हैं, इनको रिवाइज करते हैं। एक एप्लीकेशन है रडार स्पीड ट्रैप सिस्टम। ये कहाँ पर यूज़ होता है, डिटेक्ट स्पीड ऑफ व्हीकल्स। इस बात को आप यूँ समझ सकते हैं, कभी आप मोटरवे पे या हाईवे पे सफ़र कर रहे हो ना, तो मोटरवे पुलिस वाले वहाँ पर वो कैमरा लगा के बैठे हुए होते हैं छुप के आपका चलान करने के लिए ना। वो आपकी व्हीकल्स की जो स्पीड जिस सिस्टम से मेजर करते हैं उस सिस्टम को हम बोलते हैं रडार स्पीड ट्रैप सिस्टम। तो ये रडार स्पीड ट्रैप सिस्टम यूज़ होता है टू डिटेक्ट और डिटरमाइन दी स्पीड ऑफ किस चीज़ की, व्हीकल्स की। और ये कौन यूज़ करते हैं, इसके साथ लिख लीजिएगा मोटरवे पुलिस वाले या हाईवे पुलिस वाले इसी मेथड के थ्रू स्पीड ऑफ व्हीकल्स को मेजर करते हैं। इसका प्रिंसिपल अगर आपके एमसीक्यू में पूछे रडार स्पीड ट्रैप सिस्टम का तो वो डॉपलर इफेक्ट ही होता है, ठीक है। और इसमें जो वेव यूज़ होती हैं वो माइक्रोवेव्स की पल्सेस यूज़ होती हैं। तो अगर पूछे ना मोटरवे पुलिस वाले जब स्पीड ऑफ व्हीकल मेजर करने के लिए कौन सी वेव यूज़ करते हैं, तो माइक्रोवेव की पल्सेस यूज़ करते हैं। फिनोमेना उसके पीछे भी कौन सा है, डॉपलर इफेक्ट ही होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि ब्लड फ्लो को मॉनिटर करने के लिए हम कौन सी वेव यूज़ करते हैं, तो ब्लड फ्लो को मॉनिटर करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये है कि ब्लड फ्लो को मॉनिटर करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ होंगी। और अगर पूछता है कि उन अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो 5 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 10 मेगाहर्ट्ज़ तक हम अल्ट्रासोनिक वेव की ये वाली फ्रीक्वेंसी की वेव्स यूज़ करेंगे टू मॉनिटर द ब्लड फ्लो। और अगर इसका प्रिंसिपल पूछे कि ब्लड फ्लो को मॉनिटर करने का जो प्रोसेस है उसका प्रिंसिपल कौन सा है, तो उसका प्रिंसिपल भी डॉपलर इफेक्ट ही होता है। फिर अगर हम डॉल्फिन या बैट की बात करें तो ये अपने प्री को लोकेट करती हैं बाय यूजिंग अ प्रोसेस ऑफ इको। यानी ये आपने देखा होगा बैट अगर मूव कर रही हो तो सडन अपना पाथ चेंज कर जाती हैं, ठीक है ना। तो ये अपने पाथ को चेंज करना या अपने प्री को लोकेट करना किस प्रोसेस की मदद से करेंगी, इको की मदद से। तो मैंने ये लिखा है कि डॉल्फिन एंड बैट की जो डिटेक्शन हो रही होती है उसके पीछे कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है या कौन सा फिनोमेना इन्वॉल्व है, वो इको इन्वॉल्व है। या अगर पूछे कि बैट और डॉल्फिन अपने प्री को जब लोकेट करती हैं तो उसका प्रिंसिपल क्या है, तो उसका प्रिंसिपल भी वो है कौन सा, डॉपलर इफेक्ट ही होगा। वही होता है ना कि अपने मुंह से स्पेसिफिक साउंड वेव्स जनरेट करती हैं, वो साउंड वेव उस ऑब्जेक्ट के जाकर साथ क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं। स्ट्राइक करने के बाद वो वेव्स क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। जब वेव्स इनके पास आएंगी तो ये डिटेक्ट करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की शेप क्या है, साइज़ क्या है या अदर पैरामीटर जो भी ये डिटेक्ट करना चाह रहे हैं उसी रिफ्लेक्टेड साउंड से आएंगे। और रिफ्लेक्टेड साउंड अपने पास जो इन्फॉर्मेशन लेकर आ रही होती है इसी प्रोसेस को तो हम क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। बच्चे आपने नोट किया होगा मैं इन एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा डिटेल से बात नहीं कर रहा क्योंकि ये जस्ट इन्फॉर्मेशंस हैं तो हमें इनकी ऐसे डिटेल की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं इस पर बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दे रहा, बस इनको स्लाइड आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ जस्ट फॉर सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन। और आप लोगों ने इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इनको प्रिपेयर करना है, इनकी डिटेल के पीछे में जाने की ज़रूरत कोई नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लेकिन रडार स्पीड ट्रैप सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर कैमराज लगे होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से लेंसेज यूज़ होते हैं, इनके अंदर आप लोगों ने माइक्रोवेव्स को जनरेट करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं उस डिवाइस का नाम क्या है,
उस लेंसेज जो यूज़ होते हैं उन लेंसेज की पावर कौन सी है, इसमें कन्वेक्स लेंस यूज़ हो रहे हैं, कन्वेक्स लेंस यूज़ हो रहे हैं, या जो ट्रांसमीटर है वो वेव्स को किस मैकेनिज़्म के थ्रू ट्रांसमिट करता है, रिसीवर जो है वो उसके अंदर कौन सा एलसी सर्किट लगे होते हैं। आपको मेरी बातें समझ आ रही? मैं इन पे बात नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर उसका ये पर्पज़ नहीं है कि आप इस पे बात करें, क्योंकि हमारे कोर्स में रडार स्पीड ट्रैप सिस्टम टॉपिक तो नहीं है ना, हम तो एज एन एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें इन चीज़ों की डेप्थ में जाने की ज़रूरत यहाँ नहीं है, हमें जस्ट इनकी इन्फॉर्मेशन याद करनी है। उम्मीद है मेरा पॉइंट समझ चुके होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन है कि स्पीड ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज। गैलेक्सीज किससे बोलते हैं? क्लस्टर ऑफ स्टार्स को। तो कहता है कि स्पीड ऑफ स्टार या गैलेक्सीज कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग डॉपलर इफेक्ट। इसको भी डॉपलर इफेक्ट को यूज़ करके मेजर किया जा सकता है। कैसे? देखिए, स्पीड ऑफ स्टार हो या गैलेक्सीज हो, स्टार या गैलेक्सीज बेसिकली सोर्स होंगी ना, इनकी स्पीड यूएस होगी। तभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिफरेंट फार्मूलाज पढ़ाए थे ना, जिसमें सोर्स टुवर्ड ऑब्जर्वर मूव करे या वे मूव करें या बोथ आर मोशन, तो उन फार्मूला में स्पीड ऑफ सोर्स भी यूज़ हो रही थी। तो स्पीड ऑफ सोर्स को यूज़ करके उन फार्मूला में जो स्पीड ऑफ सोर्स यूज़ हो रही थी, उस स्पीड ऑफ सोर्स जो है बेसिकली वो स्टार की स्पीड भी हो सकती है, वो क्या हो सकती है, गैलेक्सी की स्पीड भी हो सकती है। तो उन्हीं फार्मूला में आप लोग जो है वो वी को जब, यानी वी स्पीड ऑफ साउंड थी ना, उस वी को जब किस से रिप्लेस करेंगे, सी से रिप्लेस करेंगे, तो वहाँ से हम स्पीड ऑफ सोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर सोर्स क्या होगा, या स्टार होगा या क्या होगी, गैलेक्सी होगी। तो इस बात को अब यूँ सोच सकते हैं, उन्हीं फार्मूला में जो स्पीड ऑफ सोर्स लिखी हुई है उसको अगर हम सब्जेक्ट बना लें तो स्टार की स्पीड भी कैलकुलेट हो सकती है, गैलेक्सीज की स्पीड भी कैलकुलेट हो सकती है। बट उन फार्मूला में एक चेंज करनी पड़ेगी, वी को फिर किस से रिप्लेस करना पड़ेगा, सी से रिप्लेस करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। इसमें मैंने एक चीज़ लिखी, रेड शिफ्ट क्या होती है। रेड शिफ्ट ये होती है कि सपोज करें आप अर्थ के ऊपर हैं, ये मैंने अर्थ बनाई है, और आप किसी स्टार को देख रहे हैं और वो स्टार आपसे अवे मूव कर रहा है। अगर वो स्टार आपसे अवे मूव कर रहा है तो आपको विजिबल स्पेक्ट्रम तो याद ही होगा, विब गायर होता है ना, विब GYOR, ठीक है ना। और वायलेट से रेड की तरफ जाते हुए वेवलेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब स्टार खुद सोर्स ऑफ लाइट है ना, तो जब स्टार आपसे अवे मूव कर रहा है, यानी सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रहा है, तो जो सोर्स ऑब्जर्वर से अवे मूव करेगा तो वेवलेंथ ने क्या करना है, इंक्रीज करना है, और जो फ्रीक्वेंसी होगी उसने क्या करना है, डिक्रीज़ करना है। तो वो यही कह रहे हैं कि जब आपके पास जो स्टार जब आपसे अवे मूव कर रहा होगा तो वेवलेंथ इंक्रीज़ करने की वजह से ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम होगा ये शिफ्ट होगा टुवर्ड्स किस कलर की तरफ, रेड कलर की तरफ। तो रेड कलर डोमिनेट करेगा। तो ये मैंने लिखा हुआ है कि रेड शिफ्ट का मतलब क्या है, स्टार इज़ मूविंग अवे, कि स्टार अगर किधर मूव करेगा, अवे मूव करेगा, तो वो स्टार कौन सी शिफ्ट देगा, रेड शिफ्ट देगा। रेड शिफ्ट का मतलब ये है कि वो स्टार शो करेगा कौन सा कलर, रेड कलर शो करेगा, और इस शिफ्ट को हम क्या बोलेंगे, रेड शिफ्ट कहेंगे। और आपको कंसेप्ट समझ आ गया कि स्टार रेड कलर क्यों शो कर रहा है, क्योंकि अवे जाते हुए वेवलेंथ उसकी इंक्रीज़ करती है और फ्रिक्वेंसी उसकी डिक्रीज़ करेगी। तो आपके एमसीक्यू क्या आएंगे, ड्यूरिंग रेड शिफ्ट पूछेगा स्टार की मोशन कौन सी होगी, तो ड्यूरिंग रेड शिफ्ट स्टार की मोशन कौन सी है, अवे मोशन है फ्रॉम ऑब्जर्वर, एक बात। दूसरा पूछेगा ड्यूरिंग रेड शिफ्ट वेवलेंथ क्या होगी, आप चूज़ करेंगे इंक्रीज़, फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो क्या कहेंगे, डिक्रीज़। और लॉन्गर वेवलेंथ में हमें पता है कौन सा कलर डोमिनेट करता है, रेड कलर डोमिनेट करता है। यही वजह है कि सच अ स्टार विच इज़ मूविंग अवे फ्रॉम यू शोज़ रेड शिफ्ट और रेड कलर। अच्छा, रेड शिफ्ट के बाद हम बात करते हैं ब्लू शिफ्ट क्या चीज़ होती है ना। मैंने एक स्टार बनाया और शो किया है, द स्टार इज़ मूविंग टुवर्ड्स यू और मूविंग टुवर्ड्स अर्थ। अब अगर स्टार खुद सोर्स है ना, जब ये टुवर्ड्स यू मूव करेगा तो वेवलेंथ ने तो डिक्रीज़ करना है। स्टार की वेवलेंथ अगर डिक्रीज़ कर रही होगी तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी उसने इंक्रीज़ करना है। तो अब एक चीज़ नोट करें, जब वेवलेंथ इंक्रीज़ कर रही थी रेड कलर डोमिनेट किया था, अब जब वेवलेंथ डिक्रीज़ करेगी तो उनमें से ये ब्लू कलर डोमिनेट करेगा। यानी लॉन्गर वेवलेंथ में रेड कलर डोमिनेट करता है और शॉर्टर वेवलेंथ में से ब्लू कलर डोमिनेट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लू शिफ्ट का मतलब ये है कि जब कोई स्टार टुवर्ड्स यू मूव करेगा, तो मैंने लिखा है स्टार इज़ मूविंग टुवर्ड्स यू। अगर कोई स्टार आपकी तरफ मूव कर रहा है, उससे क्या होगा, उस स्टार जब टुवर्ड्स यू मूव करेगा तो वेवलेंथ डिक्रीज़ करेगी, और वेवलेंथ डिक्रीज़ करने से शॉर्टर वेवलेंथ डोमिनेट करेंगी, और शॉर्टर वेवलेंथ में से कौन सा कलर डोमिनेट करेगा,
ब्लू कलर। तो जब स्टार इज मूविंग टुवर्ड्स यू तो दैट स्टार शोज ब्लू कलर, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लू शिफ्ट, यानी ब्लू कलर जो शो कर रहा है इसको हम बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। अब इसके एमसीक्यू क्या हैं, आपसे पूछेगा ड्यूरिंग ब्लू शिफ्ट स्टार किधर मूव करेगा, आप लोगों ने कहना है टुवर्ड्स यू और टुवर्ड्स अर्थ मूव करेगा। फिर पूछेगा ड्यूरिंग ब्लू शिफ्ट वेवलेंथ क्या होगी, हम बोलेंगे डिक्रीज होगी। अगर फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो फ्रीक्वेंसी के बारे में हम कहेंगे यहाँ से इंक्रीज हो रही होगी। नेक्स्ट बच्चों मैंने एक और इन्फॉर्मेशन लिखी है यूनिवर्स एक्सपैंड होने के बारे में। आप लोगों ने सबने सुन रखा है कि बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स की फॉर्मेशन ऐसे हुई थी कि यूनिवर्स पहले एक स्मॉल बॉल की तरह थी और फिर इसने एक्सपैंड किया, यानी इसमें एक ब्लास्ट हुआ और पूरी यूनिवर्स जो है वो आज एक्सपैंड होती जा रही है। ठीक है, तो आपका एमसीक्यू आ सकता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है। वैसे मैंने बता दिया अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, तो इसके एविडेंस इन फेवर बताएं। आपका एमसीक्यू आएगा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, एविडेंस इन फेवर बताएं। नीचे डिफरेंट ऑप्शन लिखे होंगे तो आप लोगों ने उनमें चूज़ करना है डॉपलर इफेक्ट। यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, इसकी फेवर में एविडेंस जो है वो कौन सा है, डॉपलर इफेक्ट है। बहुत कॉमन एमसीक्यू है ये वाला। कैसे डॉपलर इफेक्ट इसकी एविडेंस इन फेवर में है, अकॉर्डिंग टू डॉपलर इफेक्ट अगर हम ऑब्जर्व करें तो ओवरऑल ऑल स्टार्स एंड गैलेक्सीज शोज रेड शिफ्ट। कहता है डॉपलर ही कहते हैं कि हम जितने भी स्टार या गैलेक्सीज हैं अगर उनको देखें ओवरऑल तो वो सारे क्या शो करते हैं, रेड शिफ्ट शो कर रहे हैं। रेड शिफ्ट चीज़ें कब शो करती हैं, जब वो मूविंग किधर हों, अवे हों। इसका मतलब है वो सारे एक दूसरे से किधर मूव कर रहे हैं, अवे मूव कर रहे हैं, तभी वो रेड शिफ्ट शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्स क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, क्योंकि सारे स्टार या गैलेक्सीज कौन सी शिफ्ट दे रहे हैं, रेड शिफ्ट दे रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों ने याद रखनी है। एक और चीज़ होती है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का मतलब ये होता है कि आप कभी रात को आसमान पे देखें ना, आपको कुछ स्टार्स नज़र आते हैं, कभी वो ऑन होते हैं, कभी ऑफ, ऑन ऑफ। ये तो नहीं हो रहा कि उन स्टार के ऊपर को पाकिस्तान वापडा या के इलेक्ट्रिक वाले गेम हैं जिनकी कभी लाइट आ रही है कभी जा रही है। तो वो जो ट्विंकलिंग है ना उनकी ऑन ऑफ हो रहा होता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्योंकि स्टार गैलेक्सीज की बात हो रही है ना, तो मैंने इसलिए इसको इसके साथ पढ़ा रहा हूँ कि यही ना समझें कि इसकी वजह भी डॉपलर इफेक्ट है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार यानी स्टार का कभी आपको वो ब्राइट नज़र आते हैं, फिर डार्क हो जाते हैं, फिर ब्राइट, फिर डार्क, यानी कभी ऑन होते हैं और कभी ऑफ होते हुए हमें नज़र आते हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह डॉपलर इफेक्ट नहीं चूज़ करना। इसकी वजह क्या है, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है ना। कभी ऐसा होता होगा कि हम लोग किसी स्टार को देख रहे हैं और उसके रास्ते में जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी बहुत बढ़ गई, थिक हो गया ना एटमॉस्फेयर, तो वहाँ से लाइट आप तक नहीं पहुँच रही, तो आपको लगेगा वो स्टार जो है उससे लाइट नहीं आ रही, मीन वो ऑफ है। ठीक है, और जब वहाँ से एटमॉस्फेयर थोड़ा दोबारा थिन होगा, दोबारा आपको लाइट उसकी नज़र आएगी, तो आपको लगेगा वो दोबारा ऑन हो गया। तो ये जो ऑन ऑफ होना होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहते हैं। इसके पीछे डॉपलर इफेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। इसके पीछे आप लोगों ने ऑप्शन चूज़ करना, अगर आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज़ ड्यू टू, तो आप चूज़ करेंगे ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। आप लोगों के लिए बच्चों मैंने बोर्ड पे एक एमसीक्यू लिखा है, इसकी ज़रा स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें कह रहे हैं सोर्स ऑफ साउंड इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड यूएस। ठीक हो गए, सोर्स की स्पीड यूएस के मैंने इज़ मूविंग टुवर्ड्स, अच्छा टुवर्ड्स को भी अंडरलाइन कर लें, काम की बात है। सोर्स टुवर्ड्स मूव कर रहा है। स्टेशनरी ऑब्जर्वर रेस्ट में है। द ऑब्जर्वर मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड टू बी 1000 हर्ट्ज़। ये कुछ ऐसी बात हो रही है कि जो सोर्स है वो मूव कर रहा है टुवर्ड ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर की स्पीड 0 है। अब जब सोर्स टुवर्ड मूव कर रहा है उस वक्त ऑब्जर्वर ने फ्रीक्वेंसी नोट की है। इसका मतलब ये हुआ कि जब सोर्स टुवर्ड ऑब्जर्वर मूव कर रहा है ये उस वक्त की अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि सोर्स मोशन में है ना, और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो इस ऑब्जर्वर ने नोट की है वो कितनी है, 1000 हर्ट्ज़ है। और हमें क्वेश्चन में बच्चों सोर्स की स्पीड भी पता है और सोर्स की स्पीड हमें मिल गई है 50 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन आगे चल रहा है अभी। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि व्हाट विल बी दी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, पहले ये जो फ्रीक्वेंसी ये भी अपेरेंट है और बाद में पूछ रहा है व्हाट विल बी दी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, कब होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स व्हेन इट इज़ मूविंग अवे फ्राम द ऑब्जर्वर। कहते हैं इसका मतलब ये हुआ और आफ्टर क्रॉसिंग हिम ना, यानी ये जब इसको अप्रोच कर रहे हैं तब की फ्रीक्वेंसी है, यानी जब ये इसके टुवर्ड्स जा रहा है तब फ्रीक्वेंसी अपेरेंट है। अभी कह रहे हैं कि ये क्योंकि ऑब्जर्वर तो रेस्ट में, सोर्स चलता जा रहा है, कुछ देर के बाद ये जो ऑब्जर्वर है इसको ये जो सोर्स है वो क्रॉस कर जाएगा। जब ऑब्जर्वर को सोर्स क्रॉस करेगा तो अब वो किधर मूव कर रहा है, अवे मूव कर रहा है।
जब वो अवे मूव कर रहा है उस वक्त आपसे अपेरेंट फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है। यानी यही उसने कहा है ना कि व्हाट विल बी द अपेरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्स, अपेरेंट फ्रिक्वेंसी सोर्स की क्या होगी, व्हेन इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर आफ्टर क्रॉसिंग इन। यानी पहले क्रॉस करेगा, क्रॉस करने तक तो टुवर्ड्स है ना, जब क्रॉस कर जाएगा ना उस वक्त आपसे अपेरेंट फ्रिक्वेंसी पूछ रहे हैं। एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मीडियम इज़ 350, जितनी वो कहे हम उतनी लेते हैं, नहीं कहेगा तो हम 340 लिखेंगे, कहेगा तो जितनी लिखी होगी इसी को यूज़ करेंगे, वो 350 मीटर पर सेकंड है। अब अक्सर बच्चे इसमें गलती ये करते हैं, वो जो फ्रिक्वेंसी गिवन होती है ना उस फ्रिक्वेंसी को वो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी समझ बैठते हैं, हालांकि एक्चुअल तो नहीं है ना। इसमें कह रहे हैं सोर्स ऑफ साउंड इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ दिस टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, यानी सोर्स जब मूव कर रहा है उस वक्त, यानी टुवर्ड्स जब मूव कर रहा है उस वक्त उसने ये फ्रिक्वेंसी नोट की है। और आपसे पूछ रहा है जब वो अवे जाएगा तब फ्रिक्वेंसी बताएं। अब ये सवाल तब हल होगा, हमें फ्रिक्वेंसी कब बतानी है, जब वो किधर मूव कर रहा है, अवे मूव कर रहा है। अब अगर वो अवे मूव कर रहा है उस वक्त फ्रिक्वेंसी बतानी है तो कौन सा केस होगा, सोर्स इज़ मूविंग, सोर्स अगर मूव कर रहा हो तो क्या फार्मूला मैंने आपको याद करवाया हुआ था, नीचे माइनस प्लस आएगा, माइनस प्लस यूएस इनटू दिस, ठीक है, लाइन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये फार्मूला हमें याद है, कब याद है, जब सोर्स मूव करेगा। अब हम लोगों ने ये जो फ्रिक्वेंसी बतानी है इसको हम एफ डबल प्राइम कह देते हैं, और हम लोगों ने फ्रिक्वेंसी कब बतानी है, व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे, अवे के लिए कौन सा साइन होता है, सेकंड साइन, तो सेकंड साइन प्लस वाला होगा। यानी आप लोगों ने इस फार्मूला से एफ डबल प्राइम बतानी है। ये तो आपको क्लियर हो गया ना, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, फ्रिक्वेंसी अपेरेंट तब बताएं जब सोर्स उसको क्रॉस करके अवे मूव करे, तो अवे में आपको समझ आ गया, फार्मूले में प्लस आना है। अब जो इस फार्मूले के पैरामीटर देखते हैं हमारे पास है या नहीं है। वी किसकी स्पीड ऑफ साउंड है, हमारे पास है 350 बिल्कुल है। यूएस किसकी स्पीड है, सोर्स की स्पीड है, वो कितनी है 50, वो भी है। एफ आपको चाहिए, एफ कौन सी फ्रिक्वेंसी, एक्चुअल फ्रिक्वेंसी। और मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल फ्रिक्वेंसी जो सोर्स की होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती। हमें क्वेश्चन में जो गिवन है एफ प्राइम, वो एक्चुअल तो नहीं गिवन, वो तब फ्रिक्वेंसी गिवन है जब सोर्स टुवर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा। तो जब तक आपको ये एक्चुअल फ्रिक्वेंसी उसकी कैलकुलेट नहीं हो जाती उस वक्त तब आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तब आपको प्रॉब्लम समझ आ गई। अब हम लोगों ने कुछ ऐसा करना है कि एक्चुअल फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करें। एक्चुअल फ्रिक्वेंसी हम इस डाटा को यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला डाटा मतलब कि जब सोर्स टुवर्ड ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा उसको ज़रा यूज़ करते हैं। मैं इधर नीचे लिखता हूँ एफ प्राइम इक्वल टू एफ इंटू वी ओवर टुवर्ड मूव कर रहा है फर्स्ट साइन वी माइनस यू एस होगा, वही सेम फार्मूला है लेकिन इसमें माइनस आ जाएगा। ये कब की बात हो रही है, जब वो टुवर्ड्स मूव कर रहा है। इस फार्मूला को यूज़ करके हम एफ़ कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सोर्स टुवर्ड मूव करे, सोर्स अवे मूव करे, जो चीज़ कांस्टेंट होगी फ्रिक्वेंसी तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। एक स्पीड ऑफ साउंड कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होती है। दूसरा हमें पता है सोर्स की जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है, एक्चुअल फ्रिक्वेंसी है, वो भी चेंज नहीं होती। तो इस फार्मूले से हम एफ़ निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, ज़रा वैल्यूज पुट करते हैं। एफ़ प्राइम हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, वो कितना गिवन है 1000। एफ़ आपको कैलकुलेट करना है यहाँ से, वी स्पीड ऑफ साउंड 350 डिवाइडेड बाय 350 माइनस यू ऑफ एस कितना गिवन है 50। तो ये बच्चों बन जाएगा 1000 एफ इंटू ये कितना हो जाएगा 350 बाई 300 हो गया। हमें क्योंकि यहाँ से एफ़ की वैल्यू चाहिए एक्चुअल फ्रिक्वेंसी, तो कितनी हो जाएगी 1000 इंटू 300 डिवाइड बाय 350। ठीक है, तो आप लोगों ने एफ़ को उसी साइड पे रखा, 300 ऊपर आ गया, 350 नीचे आ गया। अब आपके पास एक्चुअल फ्रिक्वेंसी आ चुकी हुई है। इस एक्चुअल फ्रिक्वेंसी को एज इट इज़ मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है ना, इस फार्मूले में, क्योंकि मुझे तो एफ डबल प्राइम चाहिए ना जब वो दूर जा रहा है। इस एफ़ की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 1000 मल्टीप्लाई 300 डिवाइड बाई 350, ठीक है। अब इन साइड वही वैल्यूज पुट करो। वी हमें पता है कितनी है 350 डिवाइडेड बाय ये वी कितना है 350 प्लस 50 हो जाएगा। तो अब आप लोगों ने 350 प्लस 50 कर दिया। आसान बात है, मुश्किल चीज़ नहीं है। इसको उसी तरह लिखा रहने देते हैं 1300 ये सॉरी 350 था ना, 350 बाई 400, ठीक हो गया। 350 प्लस 50 कितना हो गया 400। अब बच्चों ज़रा इसका कैंसिलेशन की तरफ आते हैं। 350 से कैंसिल, ये 20 इन 20 से कैंसिल, ठीक है। 4 वन टाइम हुआ और 1000 से कैंसिल करेंगे तो 250 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 हर्ट्ज़। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 750 हर्ट्ज़ होगा। तो बच्चों आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि इस क्वेश्चन में दो डिफरेंट अप्रोच यूज़ हुई हैं। एक जब सोर्स
टुवर्ड ऑब्जर्वर मूव कर रहा था, कुछ उसका डाटा था, और उसने जो डाटा पूछा हुआ था जब सोर्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मूव करेगा उसका डाटा को आप लोगों ने कैलकुलेट करना था। तो आपको आइडिया होगा कि इस तरह के प्रॉब्लम में 2 दफ़ा भी हमें इक्वेशन यूज़ करना पड़ सकती है। वैसे नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं तक ही आते हैं, यानी एक साइड के होते हैं, या टुवर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं या अवे के क्वेश्चन होंगे। और जिस तरह इस सवाल में स्पीड ऑफ सोर्स और साउंड वेव की स्पीड गिवन है, अगर किसी एक साइड के क्वेश्चन हो, टुवर्ड्स के हों या अवे के हों, तो इसी तरह जिस तरह मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं इस तरह वैल्यूज़ पुट करके आप किसी भी अननोन पैरामीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। और रहेगी बात कि अगर 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इकट्ठे होकर आ जाएं तो ये एमसीक्यू आपको करवाया इसलिए है कि अब आपको टुवर्ड्स मोशन और अवे मोशन के अगर कंबाइंड क्वेश्चन आ जाएं तो वो भी हम इस फार्मूला से ईजिली सॉल्व अब कर सकते हैं।